A very good evening to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to start a new topic, that is amenorrhea. So first of all I have to tell you, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि amenorrhea एक abnormal menstruation के अंदर आता है, ठीक है, या कह सकते हैं menstrual abnormality के अंदर आता है. So आप अगर देखें amenorrhea में ए बहुत इम्पोर्टेंट है. लाइक हम लोग को पता है कि जहाँ पर भी ए आ जाता है, दिस ए पार्ट, उस ए को हम क्या बोलते हैं, एब्सेंट. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ए आया, ए मीन्स एब्सेंट. ठीक, मेनोरिया मीन्स दिस पोर्शन मेनोरिया. अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर दें तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया. ठीक है, ए को हमने अलग कर दिया और मेनोरिया को अलग कर दिया. तो ए मीन्स एब्सेंट, मेनोरिया मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ठीक है, या पीरियड्स. तो अब इस नेम से आपको समझ आ गया होगा कि एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, दैट मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर लेडी को या गर्ल को क्या हो रहा है, एबनॉर्मल या एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है, उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं. लेट्स सी कि इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और क्यों हो रहा है एंड हाउ वी कैन ट्रीट इट. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एमेनोरिया को हमने ब्रेक डाउन किया और उसको बनाया हमने ए मेनोरिया. ए मीन्स एब्सेंट, मेनोरिया मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल. तो इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए. तो ये उनको होता है जिनकी रिप्रोडक्टिव एज के टाइम पे, आई मीन टू से कि आफ्टर, हम सब जानते हैं कि आफ्टर 40 से 45 ईयर्स या उसके बाद भी मीनोपॉज स्टार्ट हो जाता है. तो उस टाइम पे तो परमानेंटली सिसेशन या परमानेंटली स्टॉप हो जाता है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव एज के स्टार्ट होने के बाद से और मीनोपॉज स्टॉप होने से पहले. ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होने से पहले की बात कर रहे हैं. इस पीरियड में अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रहे हैं या बीच बीच में स्टॉप हो जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम बोल रहे हैं एमेनोरिया. नेक्स्ट टाइप्स देख लेते हैं. तो एमेनोरिया है क्या, दो पार्ट में डिवाइड है, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो प्राइमरी, एज यू कैन सी डैट के प्राइमरी में हो क्या रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एब्सेंट हो रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल. बट किस में हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी में हो रहा है. तो प्राइमरी में हो क्या रहा है, एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंट हो गया. ठीक, एब्सेंट. उसके साथ साथ हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है. तो जब कोई भी गर्ल अपनी प्यूबर्टी एज के बाद, प्यूबर्टी एज में क्या होने लगता है, उसको उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगता है, उसकी बॉडी का, उसकी सेक्स ऑर्गन्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगता है, उसकी बॉडी चेंजेस होने लगते हैं, वॉइस चेंजेस होने लगती है, हर एक चीज़ चेंजेस होने लगती है. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डेवलप नहीं हो रहे हैं. सॉरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डेवलप नहीं हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हिप्स ब्रॉड नहीं हो रहे हैं, शोल्डर्स ब्रॉड नहीं हो रहे हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. सो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए कर रही हैं क्योंकि अगर ये सब डेवलपमेंट नहीं होगा, ओवरीज का डेवलपमेंट या हमारा ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हॉर्मोन्स में वेरिएशन हो जाएगा. ठीक, हॉर्मोन्स जितने पर्टिकुलर होना चाहिए, जितना अमाउंट होना चाहिए, जितना इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होना चाहिए, उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी. उससे क्या होगा, जो हमारा GnRH है, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि सबसे मेन हार्मोन होता है हमारे सेक्स हार्मोन्स को इंक्रीज करने के लिए. जो हमारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है और हमारे रिलीज होने के बाद क्या होता है कि वो कई तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन.
तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर बात करते हैं तो ये हार्मोन हमारे ओवरीज के अंदर जाता है और जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं उनको उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वही फॉलिकल्स आगे चल के एक बड़ा फॉलिकल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, और वो रप्चर हो जाता है और ओव्यूलेशन हो जाता है। चलिए ये सब बात की बातें हैं, पर ये सारा काम कर कौन रहा है? डेट इज GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब वही सही से रिलीज नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसमें है बाय द एज ऑफ 14 से 16। सो इस एज में डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ ही नहीं रहे। ठीक, मेनार्की स्टार्ट ही नहीं हुआ है। मेनार्की मीन्स जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिस पीरियड में स्टार्ट होता है उस पीरियड को हम बोलते हैं मेनार्की। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंडरी, देख लेते हैं सेकेंडरी में क्या था। सेकेंडरी में मेंसेस आ रहे थे उसको, पहले अगर देखा जाए तो मेंसेस आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 महीने से उसको मेंसेस नहीं आए हैं, नो मेंसेस। ये देखिए मेंसेस नहीं आए, कितने मंथ से? 3 मंथ से। तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि उसको एमेनोरिया हो गया है, बट कौन सा वाला? सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी में देखिए मेंसेस नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारे इंटरनल एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू हमारा GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, अदर हार्मोन को रिलीज करता है। ओवरीज में ये सब होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक, ये सारी चीजें हो रही थी बट नहीं हो रही हैं। बट सेकेंडरी में सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, पर किसी न किसी रीजन की वजह से 3 महीने से किसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रहा है, या तो बहुत कम आ रहा है। 9 मंथ से 2 कंडीशन हो सकती है, या तो 3 महीने से आ ही नहीं रहा है, या तो 9 मंथ से उसको ओलिगोमेनोरिया हो रहा है। ओलिगोमेनोरिया मीन्स लेस मेंस्ट्रुएशन या लेस मेंस्ट्रुएशन ब्लड। ठीक है, बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है या तो 3 महीने से ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है, तो उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं प्राइमरी सेकेंडरी। क्लियर हो गया होगा आपको, प्राइमरी में स्टार्ट ही नहीं हुआ है, सेकेंडरी में स्टार्ट होकर रुक गया है। नेक्स्ट देख लीजिए कॉजेज ऑफ द प्राइमरी एमेनोरिया। तो यहाँ पे देखिए किसी भी तरह का स्ट्रेस, लाइक अब चाइल्डहुड पीरियड में कुछ भी ऐसा हो रहा हो, पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया हो, या सेक्सुअल अब्यूज हो रहा हो, या तो कोई भी तरह की ऐसी टेंशन जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं, 13-14 एज के आसपास की बात कर रही हूँ मैं। उस टाइम पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जिसकी वजह से उस गर्ल का स्ट्रेस इंक्रीज हो गया। तो स्ट्रेस हार्मोन हम जानते हैं कॉर्टिसोल होता है हमारा स्ट्रेस हार्मोन, वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। देखिए ये एक फिनोमेना है कि अगर स्ट्रेस हार्मोन बहुत इंक्रीज हो जाएगा तो वो हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारा GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो हमारे सेक्स हार्मोन को क्या करता है, रिलीज कराता है, जिससे कि हमारे सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेस इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से हमारे जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनमें वेरिएशन हो गया, वो इंक्रीज नहीं हो पाए, और इंक्रीज नहीं हो पाए तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं हुई। ओके, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, हाइपोथैलेमस में कोई डिफेक्ट हो, बर्थ डिफेक्ट हो, ओवरी में कोई बर्थ डिफेक्ट हो, इन सारी चीज़ों में एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ ही कोई डिफेक्ट हो गया तो वो ऑलरेडी काम नहीं करेंगे। जब पहले से ही कोई डिफेक्ट है तो वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे और हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं हो पाएगा। देन हार्मोन इम्बैलेंस, मैंने आपको बताया ना कि GnRH इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो कि हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब GnRH में कोई भी इम्बैलेंस हो गया, कभी कम रिलीज हो रहा है, कभी ज़्यादा रिलीज हो रहा है, कभी रिलीज ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं हो पाई। नेक्स्ट है हमारा ट्यूमर।
तो हम सब जानते हैं कि किसी को भी ट्यूमर होगा और उसे पता चल जाएगा कि शी इज हैविंग ट्यूमर, तो क्या होगा, वो स्ट्रेस लेगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेगी, क्योंकि उसको डेथ की टेंशन होगी कि मैं कभी भी डेथ हो सकती है मेरी। तो स्ट्रेस हार्मोन अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से GnRH हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा। जेनेटिक कोई भी डिफेक्ट होगा तो आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट होगा तो उसकी वजह से हमारा एमेनोरिया हो सकता है। प्राइमरी ओवेरियन फेलियर मीन्स हमारी जो ओवरीज हैं वो ही काम नहीं कर रही हैं प्रॉपर। तो जब हमारी ओवरीज काम नहीं करेंगी तो हमारा GnRH तो हमारा ब्रेन से रिलीज होता है, उसके बाद ओवरीज को वो डेवलप करने में हेल्प करता है। फिर ओवरीज क्या करती हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती हैं, जो कि हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, तो इसकी वजह से ओवरीज अपना काम नहीं कर पा रही हैं और हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। इनकॉर्पोरेट हाइमेन, तो हम सब जानते हैं कि हाइमेन जो होती है वो लेयर होती है हमारे अंदर। ठीक है, जब तक आप वर्जिन रहते हैं तब तक वो लेयर इंटैक्ट रहती है, और जैसे ही आप वर्जिनिटी आपकी लॉस होती है वो लेयर रप्चर हो जाती है। ठीक है, ऊपर वाली इमेज में आप देख सकते हैं दिस इमेज। इस इमेज में आप देखिए क्या हो रहा है। इस इमेज में देखिए, ये एक नॉर्मल इमेज है, यहाँ पे हमारी हाइमेन होती है। ठीक है, ये हाइमेन जो लेयर है आपको दिख रही होगी, ये पूरी कवर नहीं होती है, इसमें इतना होल होता है। अगर होल नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो ब्लड है वो बाहर वजाइना से कैसे आएगा। ठीक है, इसलिए ये होल होता है। ठीक, तो ज़्यादा बड़ा होल नहीं होता है, छोटा होल होता है। ठीक है, जिसमें से अब वो लिक्विड है तो वो अपने आप ही लीकेज वहां से कर जाएगा। ठीक, तो ये नॉर्मल है। एबनॉर्मल इम्परफोरेट हाइमेन का मतलब क्या होता है कि जो हाइमेन लेयर है उसमें कोई होल ही नहीं है, वो पूरी इंटैक्ट है। इस वाली इमेज में अगर आप देखें तो आपको एक लेयर दिख रही होगी जो पूरी इंटैक्ट है, जिसकी वजह से हमारा जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड है वो बाहर नहीं आ पाता है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम उसको इंक्लूड करते हैं कि मेंसेस नहीं आ रहे हैं, इसी में इंक्लूड करते हैं, और उसे हमने क्या बोल दिया है कि इट इज द कॉज ऑफ द प्राइमरी एमेनोरिया। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया के कॉज। अब सेकेंडरी एमेनोरिया में आप देखिए एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपिटाइट, हमें भूख नहीं लगती है, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। अब एनोरेक्सिया की वजह से क्या हो रहा है, सेकेंडरी एमेनोरिया क्यों हो रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी पूरी बॉडी का हर ऑर्गन ऑक्सीजन उसको नीड होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, और ऑक्सीजन किसके थ्रू मिल रहा है, उसको ब्लड के थ्रू मिल रहा है। ठीक, जितना अच्छा ब्लड सप्लाई होगा उतना ही अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई होगी। अब यहाँ पे एमेनोरिया हो रहा है, सॉरी एनोरेक्सिया हो रहा है। एनोरेक्सिया में हो क्या रहा है कि वो जो भी गर्ल है वो ठीक से खा नहीं रही है, नहीं खाने की वजह से ब्लड कंप्लीटली नहीं, उतना फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है या कम फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उसको एनीमिया हो सकता है। एनीमिया की वजह से क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई टू दी सिस्टम। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो इम्प्रॉपर फंक्शन करेंगे। मतलब जो ब्रेन है जिसको GnRH को रिलीज करना होगा वो कम रिलीज करेगा या इम्प्रॉपर रिलीज करेगा। जो हमारी ओवरीज है जिसको GnRH को यूटिलाइज करके दूसरा हार्मोन बनाना है जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो प्रॉपर नहीं बना पाएगी। और पूरे ऑर्गन्स में कम ऑक्सीजन सप्लाई होगी, तो जो हमारी अंदर की लेयर बनती है जो शेड होती है और बाद में बाहर आउट हो जाती है, वो लेयर भी प्रॉपर नहीं बन पाएगी। तो क्या होगा, शेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो शेड होने की वजह से जितनी पतली लेयर होगी एंडोमेट्रियम में, जितनी भी पतली लेयर होगी उतना ही कम ब्लड निकलेगा उसके टूटने के बाद, उसके शेड होने के बाद। तो यही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो अलेगो एमेनोरिया हो रहा है किसी को, या तो सेकेंडरी एमेनोरिया हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रही हैं। देन हाइपोथैलेमिक कॉज।
हाइपोथैलेमिक कॉज का मतलब ये, हाइपोथैलेमस हमारा किसके अंदर होता है, ब्रेन के अंदर होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करके रखता है, जिस भी हार्मोन की नीड होती है ये उसको रिलीज कर देता है। हो सकता है हाइपोथैलेमस में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो जिसकी वजह से वो बैलेंस्ड हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है एन ओव्यूलेशन। तो एन मैंने आपको बताया था, ए जहां भी होगा ए मीन्स एब्सेंट, तो एन ओव्यूलेशन मीन्स एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन। तो मुझे मैंने आई मीन टू से कि मैं आपको बता देती हूँ कि ओव्यूलेशन क्या है। तो ओव्यूलेशन कब होता है, हमारे जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है, फिर हम लोग बाकी जितना भी 14 डेज तक हमारा जितना भी टाइम बचता है, आई मीन टू से कि जैसे कि मेंस्ट्रुएशन आपका आया 1 हफ्ते तक, ठीक है, तो वो 5 दिन तक हम 5 या 7 दिन तक हम लोग मेंस्ट्रुएशन फेज उसको काउंट कर लेते हैं। उसके बाद 7वें दिन के बाद से हमारे अंदर क्या होता है, फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाता है। वो फॉलिकल बाद में रप्चर हो जाता है और उसके अंदर से एक चीज निकलती है, दैट इज ओवा, ठीक है। वो ओवा जो होता है, वो ओवम क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए फेलोपियन ट्यूब के अंदर, एम्पुला के अंदर आ जाता है और स्पर्म उसको आके फर्टिलाइज कर जाता है, ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल प्रोसेस। अब यहाँ पे एन ओव्यूलेशन हो रहा है, इसका मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज हो रहा होगा, तभी तो फॉलिकल्स नहीं बन रहे हैं और एन ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज हो रहा होगा तो इसका मतलब जीएनआरएच डिक्रीज हो रहा होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीएनआरएच से ही निकलता है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब जीएनआरएच डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट है पीसीओएस, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मतलब ये होता है, पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, सिस्टिक मीन्स सिस्ट गांठ, ओवेरियन मीन्स ओवरी के अंदर सिंड्रोम, ठीक है। तो ओवरीज में क्या हो रहा है कि बहुत सारी गांठ बन रही है जिसकी वजह से ओवरी के जितने भी हार्मोन हो रहे थे, रिलीज हो रहे थे, उसमें डिसबैलेंस हो रहा है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूमर। तो ट्यूमर मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि टेंशन इंक्रीज हो गया, टेंशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जीएनआरएच रिड्यूस हो जाएगा। जब स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो रहा है तो होता है तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डिक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिकली। देन एडिशंस मतलब होता है एक्स्ट्रा टिश्यू फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए मैंने ये इमेज लगाई है, इसमें देखिए एक्स्ट्रा टिश्यूज बन गए, ये देखिए यहाँ पे ये सब एक्स्ट्रा टिश्यूज बन गए जो कि नहीं बनने चाहिए थे। इनकी वजह से क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉपर नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम हमारी लग रही है, मतलब हमारी कंप्लीट फिर से अटैच हो रही है, वो इन एडिशंस की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है और कभी कदार इन एडिशन पे भी आगे पेस्ट हो जाती है, चिपक जाती है, ठीक है। तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम होता है तो ये सब क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल या तो लेस आएगा या तो कम आएगा, लेस आएगा या तो नहीं आएगा। देन इन्फेक्शंस, कोई भी इन्फेक्शन अगर अंदर हो जाएगा तो आपका सारा नॉर्मल फिनोमेना डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे चाहे वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो या जो भी। देन आ जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज पे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज में क्या हो रहा है, हम कॉन्ट्रासेप्टिव इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रेग्नेंट नहीं होना है, ठीक है, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस अंदर होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा, और मैं ओव्यूलेशन का आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। देन डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी डेवलपमेंटल डिफेक्ट होगा तो वो ऑर्गन अपना अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। देन मीनोपॉज। तो मीनोपॉज में प्रॉब्लम क्या हो रही है, मीनोपॉज में प्रॉब्लम यही हो रही है कि ये नॉर्मल मीनोपॉज नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रीमोडियल मीनोपॉज हो रहा है, यानी कि प्राइमरी मीनोपॉज हो रहा है, जो कि 40 एज के आसपास हो जाता है, ठीक है। 40 एज के आसपास नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट मीनोपॉज की जो एज है वो है 45 से 50, ठीक है, ये नॉर्मल होता है। अगर 45 से 50 के बीच में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो गया तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ ठीक तो वो आगे चल के हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि 40 के आसपास क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अपने आप ही स्टॉप हो जा रहा है। द नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे तो हम सभी जानते हैं कि वो शेड ही नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे प्लासेंटा अटैच है। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या हो रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग जब हम कराते हैं तो प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज रहता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन लैक्टेशन में हेल्प करता है। जब हमें ब्रेस्ट फीड की नीड होती है तो वो मिल्क को बनाने के लिए एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जिसका एक अदर इफेक्ट भी है कि वो हमारे जो GnRH है उसको डिक्रीज करके रखता है। तो ये सारे हो गए कॉजेस। नेक्स्ट मूव टू दी साइन एंड सिम्टम्स। तो प्राइमरी साइन एंड सिम्टम्स हम सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल या तो नहीं आ रही है या तो बहुत कम आ रही है, ठीक है, ये तो प्राइमरी हमारा साइन एंड सिम्टम हो गया। तो अदर साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। हेडेक हो रहा है। हेडेक क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन ऑलरेडी इंक्रीज है जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है। नेक्स्ट है विजन चेंजेस। तो विजन चेंजेस हो रहा है इम्प्रॉपर हाइपोथैलेमस के फंक्शन की वजह से। जो हमारा ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से विजन चेंजेस हो रहे हैं। देन वजाइनल ड्राइनेस। वजाइनल ड्राइनेस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, GnRH डिक्रीज हो रहा था, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डिक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज हो रहा है और बाकी सारे हार्मोन डिक्रीज हो रहे हैं और ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईस्ट्रोजन का मेन फंक्शन हर जगह होता है और वजाइना के लिए उसका फंक्शन क्या होता है कि वो उसको लुब्रिकेट करके रखता है, गीला करके रखता है, जिसकी वजह से इसमें कोई ईचिंग या कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो वजाइनल ड्राइनेस क्यों हो रहा है, क्योंकि इस यहाँ पे क्या हो रहा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डिक्रीज हो रहा है। नाइट स्वेट क्यों हो रहा है, सेम चीज सेम प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि नाइट में उसको क्या हो रहा है, एबनॉर्मल चेंजेस हो रहे हैं हार्मोन्स में, जिसकी वजह से उसको नाइट स्वेट इंक्रीज हो रहा है। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख लेते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री हम किस चीज़ की लेंगे, हमें हिस्ट्री पूछनी है उसको कि इससे पहले PCOD तो नहीं था, या उसके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं कि नहीं, प्राइमरीली एमेनोरिया तो नहीं हुआ था कि फिर सेकेंडरी एमेनोरिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे जैसे कि हम करते हैं, उसका देख लेंगे कितना उसका टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है और कितना ब्लड है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करके डालिए। देन ब्लड टेस्ट में हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे मेन हार्मोन्स हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GnRH, इनका अमाउंट कितना हो रहा है या कितना रिलीज हो रहे हैं बॉडी के अंदर, सफिशिएंट रिलीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें पता चल जाएगा जेनाइटल ट्रैक की एबनॉर्मैलिटीज पता चल जाएंगी, ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट पता चल जाएगा। CT और MRI इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें एक्स्ट्रा टिश्यू को रिमूव कराना है, एडिसन को रिमूव कराना है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके लिए हमें क्लियर पिक्चर चाहिए होगी कि एडिसन कहाँ कहाँ पे है, जो कि हमारी कौन हेल्प कर रहा है, CT स्कैन और MRI। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट हमारा कॉजेस पे डिपेंड है। सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं, क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं और ये क्या क्या कॉजेज हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। तो प्राइमरी एमेनोरिया में देख लेते हैं कि क्या ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ठीक करना है, दैट इज नोन एज कॉजेज। देन ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी में आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसमें होता क्या है। इसमें ईस्ट्रोजन अलग सोर्सेज से ईस्ट्रोजन हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इफ पिट्यूटरी ट्यूमर, अगर पिट्यूटरी ट्यूमर हुआ, ठीक है, तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट कराना है क्योंकि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ही ये सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, ठीक है। देन सेकेंडरी एमेनोरिया का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसमें है साइक्लिक प्रोजेस्टेरॉन। तो हम सब जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या है कि वो प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करके रखने में हेल्प करती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी रेगुलेट करके रखती है। प्रोमिक्रिप्टीन, प्रोमिक्रिप्टाइन, ठीक है, प्रोमिक्रिप्टाइन क्या है, प्रोमिक्रिप्टाइन एक मेडिसिन है जो कि लैक्टेशन या कह सकते हैं कि
जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसको डिक्रीज करके रखती है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि प्रोलैक्टिन डिक्रीज होगा तो GnRH का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। देन नेक्स्ट है GnRH हाइपोथैलेमिक फेलियर। तो GnRH हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से। तो आई थिंक आपको ट्रीटमेंट क्लियर हो गया होगा, कुछ भी टफ नहीं है। ट्रीटमेंट एक्चुअली बेस्ड ऑन दी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। साइन एंड सिम्टम देख के इंसान ट्रीटमेंट ले रहा है, हम दे रहे हैं। आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आस्क मी, यू कैन आस्क मी एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।